ए हाय बच्चा लोग। हाय बच्चा लोग। माई सेल्फ एजुकेटर, कैसे हो यार? बहुत एक्साइटिंग सा एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज़ स्टॉक मार्केट फॉर द बिगनर्स। पहले इस पे आने से पहले कुछ चीज़ें अपने बारे में बता देता हूँ। गाइस, हाय गाइस, माई सेल्फ एजुकेटर गिरीश अग्रवाल। आई एम एन एजुकेटर ऑन अकेडमी फॉर क्लास 12th एंड 11th। बाय क्वालिफिकेशन गाइस मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बी कॉम होल्डर, CFA लेवल 2। बाय प्रोफेशन, बाय पैशन, बाय लव मैं एक एजुकेटर हूँ। और अब 3 नहीं, अब 4 साल हो गए, क्योंकि कुछ 2 दिन पहले ही मतलब एकेडमिक ईयर ख़त्म होना मतलब हमारा एक और साल हम ही आगे बढ़ जाते हैं, तो 4 साल हो गए। और अब 500 नहीं, अन अकेडमी आने के बाद इसमें आप 300-400 और ऐड कर दीजिए, तो लगभग काफ़ी ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। अब गाइस एक थोड़ी बहुत चीज़ें अन अकेडमी के बारे में पहले बताता हूँ, फिर एक कोर्स पे ज़रूर आऊँगा, ये कोर्स पे ज़रूर आऊँगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आस्क अ डाउट। यू कैन आस्क अनलिमिटेड डाउट्स एनी टाइम, हाई क्वालिटी वीडियोस, एग्जैक्ट मैचिंग आंसर्स, इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशन, असिस्टेंट, घर बैठे बैठे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब इसके अलावा देयर समथिंग कॉल्ड एन आस्क अ डाउट। आस्क अ डाउट क्या होता है कि भाई एक हमारा अन अकेडमी का बहुत अच्छा फीचर है कि अगर आप अन अकेडमी के ऐप डाउनलोड कर लेते हो, बस सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है इसके लिए, और आस्क अ डाउट वाले फीचर पे जाते हो, आपको एक पिक्चर सेलेक्ट करना है, मतलब फिर पिक्चर अपलोड करना है, फिर पिक्चर को सेलेक्ट करना है, उसमें से कौन सा है, क्रॉप कर दिया, तो उसके बाद फिर आपको अपलोड करने का सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और कुछ ही टाइम पे आपको आंसर मिल जाएगा। अब गाइस ये हमारे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन फीचर्स है, लाइव लर्निंग, अनलिमिटेड एक्सेस, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग, एग्जॉस्टिव मेंटोरशिप, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट, सब चीज़ें मिलती हैं। ये हमारा कुछ 15 डेज सुपरविजन बैच है फॉर, जिसमें हम ये हमारे कुछ बैचेस चल रहे हैं अनअकैडमी पे ये अभी। फिर गाइस ये हमारा एक ब्रिज बैच है जो बेसिकली आप 11th स्टैंडर्ड्स वालों के लिए है। ये मेरा एक रिवीजन बैच है। अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो यार, अगर आप 12th वाले वीडियो देखते हो फिर अच्छा लगता है तो ज़रूर बाद में बात करेंगे सब्सक्रिप्शन पे। अगर आप लेते हो तो प्लीज़ यूज़ माई रेफरल कोड गिरीश 10 या गिरीश लाइफ 10। अब गाइस आगे आते हैं, क्या था ये स्टॉक मार्केट बिगिनर्स। यार ये जो कोर्स है ना, ये बेसिकली मैं आपको नहीं बोल रहा कि मैं आप लोगों को स्टॉक मार्केट का ट्रेडर बना दूंगा, या मैं आप लोग को स्टॉक मार्केट का नेक्स्ट हर्षद मेहता बना दूंगा, या मैं खुद ही नहीं हूँ गाइस, क्योंकि मैं पहले बता दूँ क्यों मैं कोर्स लेकर आ रहा हूँ, क्या है मेरे पास। एक्चुअली आई एम डीलिंग इन गाइस, मैं कुछ लाइक जब मैं आप अभी आए जो वीडियोस देख रहे हो, अगर 11th 12th वाले स्टूडेंट्स हो तो आप लोग मोस्टली 16-15 इन द एज गैप हो, 15 to 16 या 17 के आप होंगे। अब मैं बता दूं गाइस, मैं तब भी, मुझे आपके एज में भी मेरे को स्टॉक मार्केट बहुत फैसिनेटिंग लगता था। मुझे स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता था, और मैं काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता हूँ। तब काफ़ी मतलब ट्रेड नहीं करता था, इच्छा होती थी यार ट्रेड करना है, ट्रेड करना है, ट्रेड करना है। फिर क्या हुआ, फिर एक्चुअली जब आई कंप्लीटेड माई CA फाउंडेशन, जब मैंने CA फाउंडेशन किया और फिर इंटरमीडिएट किया, तब अंदर से पता नहीं जाग गया कि यार अब तो अपने को ट्रेडिंग करनी है, अब अपने को ट्रेडिंग करनी है, पता नहीं थोड़ा बहुत करना है। फिर CFA पढ़ा, तो आई हैव डन CFA 2, मतलब जो कहीं ना कहीं इसके रिलेटेड का एक कोर्स है। तो गाइस ये जो चीज़ है ना, ये जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट लगता बड़ा फैसिनेटिंग है, पर आज आप कितने भी लोगों से पूछते हो कि सर स्टॉक मार्केट में करना है, आप अपने रिलेटिव्स को देखते होंगे भाई स्टॉक मार्केट में करना है, तो सब एक ही चीज़ बोलते होंगे, बर्बादी है, जुआ है, मत पैसा लगा। गाइस देखो जुआ तो है, मैं सच्ची नहीं बोलूँ, इट्स अ बेटिंग कर रहे हैं, बट अगर बेटिंग हम एक सोच समझ के करते हैं, प्रॉपर एनालिसिस के साथ करते हैं, तो हमारी बेटिंग सही भी जा सकती है। आप यू आर बेटिंग योर मनी, यू आर बेटिंग ऑन मनी ऑन समथिंग, बट अगर आपकी सोच सही है, अजम्पशन सही है, तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अब ये सब चीज़ों के क्या है क्या नहीं होती है, तो गाइस ये जो कोर्स है ना, दिस इज अ कोर्स फॉर द बिगनर्स, कि भाई जिनको स्टॉक मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं हमें स्टॉक मार्केट में नॉलेज जानना है। मेरे को कई बार मेरे अनअकैडमी के प्लस स्टूडेंट्स ने बोला, स्पेशल स्टूडेंट बोला, सर कुछ ऐसा ही कोर्स करते हैं, तो इसी को सोच के कोर्स लॉन्च किया। ये कहीं 2-3 स्पेशल क्लासेस में अनअकैडमी पे पहले इसकी ले चुका हूँ, बट अब बच्चों ने बोला सर थोड़ा सा इस पर कोर्स लॉन्च करते, थोड़े बहुत और सेशंस लेते, तो एक थोड़ा इन डेप्थ कुछ वीडियो बनाया है मैंने, ये वीडियो को अच्छे से देखिएगा। हाँ, अगर एक चीज़ इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आप ये वीडियो देखते हो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ फॉलो द अनअकैडमी चैनल, प्लीज़ फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, एंड अगर 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 अच्छा लगता है ना, तो एक कमेंट ज़रूर दे के जाइएगा, बिकॉज ये आपको लग रहा है कि सर ये 40 मिनट का तो सेशन है, 40 मिनट में तो क्या, ये 40 मिनट के सेशन को बनाने के लिए मुझे 3 दिन लग गए। तो इट्स इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, लॉट्स ऑफ रिसर्च, तो बहुत सारी चीज़ें रहती है स्टॉक मार्केट के PPTs वगैरह बनाने में, तो लेट्स गो फॉर इट। तो गाइस अब स्टॉक मार्केट को समझने से पहले, एक स्टॉक मार्केट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि भैया ये व्हाट इज़ दिस फाइनेंशियल मार्केट, ये फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, ये फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। तो गाइस फाइनेंशियल मार्केट को समझने से पहले एक चीज़ समझना कि आप लोग मार्केट को क्या समझते हो। यार फाइनेंशियल्स तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्केट मतलब वैसी चीज़ है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होता है।
आज आप लोग ने सब्जी मार्केट देखा होगा, आपने फ्रूट्स मार्केट देखा होगा, आपने क्लोथ मार्केट देखा होगा, आपने बहुत सारे मार्केट देखे होंगे। आपके शहर में कुछ ना कुछ फेमस मार्केट होगा कि भाई इस मार्केट में ये ज़्यादा बिकता है, ये मार्केट में ये ज़्यादा बिकता है, एक मॉल है, कपड़े मार्केट मतलब एक ऐसी जगह होती है गाइस जहाँ पे बायर और सेलर, जहाँ पे क्या होता है बायर और सेलर इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और गुड्स खरीदते हैं और गुड्स बेचते हैं। अब गाइस वैसे ही होती है फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट एक वो मार्केट होता है जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स की डीलिंग होती है। अब फाइनेंशियल एसेट्स क्या क्या है मैं आपको थोड़ा थोड़ा भी बताते जाऊंगा, बट एक चीज़ समझना, फाइनेंशियल मार्केट में हमारा बैंक नहीं आता। कई लोग सोचते होंगे सर मैंने बैंक से पैसा लिया, उस पर इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तो क्या वो मेरा फाइनेंशियल मार्केट हुआ? नहीं, वो नहीं है। बैंक इज नॉट अ फाइनेंशियल मार्केट। आप ऐसा समझ सकते हो जिंदगी में पैसे लगाने की दो जगह, मतलब पैसे लगाने के पैसा लाने के दो तरीके, एक है बैंक और एक है फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट में गाइस बहुत तरीके के सिक्योरिटीज आते हैं। अब लोग मत ये चीज़ क्लियर रखना कि बैंक और फाइनेंशियल मार्केट सेम नहीं है। अब हमारे जो फाइनेंशियल मार्केट में जो चीज़ें आती है ना, तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा आपको पता होता है दैट इज टाइप ऑफ हमारे फॉरेन एक होता है ओवर द काउंटर मार्केट। ओटीसी मार्केट का क्या मतलब होता है गाइस, इसकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती, इनकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती। भाई सट्टा बाजारी कर रहे हैं, मतलब आज मैं किसी को फ़ोन करके बोल रहा हूँ कि भाई चलना ये शेयर खरीदते हैं, ये शेयर पे जो भी ऊपर नीचे होगा अपन एडजस्ट कर लें। कोई रिकॉर्ड नहीं, बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं, बीच में कोई ब्रोकर नहीं, हम आपस में विदाउट अ ब्रोकर। आज सपोज कोई जो वीडियो देख रहा है, सपोज एक स्टूडेंट के साथ मैं सोचता हूँ चल मुझे लग रहा है कि ये शेयर 1000 से 2000 हो जाएगा, तो चलो अपन एक दूसरे के बीच में ट्रेड करते हैं। तो ये एक तरीके का क्या हुआ, ओटीसी मार्केट। यहाँ पे कोई बीच में ब्रोकर नहीं है, कोई रेगुलेटेड नहीं होता है, पूरा अनरेगुलेटेड होता है। इंडिया में ओटीसी मार्केट इतना फेमस नहीं है। बेसिकली मैंने जहाँ देखा है, इंडिया में ओटीसी मार्केट जो चलता है वो बेसिकली थोड़े स्टार्टअप वर्ल्ड में चलता है। ये जो स्टार्टअप के शेयर्स वगैरह खरीदे जाते हैं, इसका कोई रेगुलेटेड मार्केट नहीं होता, कोई इलीगल मार्केट नहीं। पहले मत सोचना कि सर ओटीसी मार्केट मतलब इलीगल मार्केट, नहीं। ये कोई पब्लिकली ट्रेडेड एक्सचेंज नहीं। जैसे अब आपको बताऊंगा पब्लिकली ट्रेडेड एक्सचेंज क्या होता है, वो आगे आपको पता चलेगा, बट ये पब्लिकली ट्रेडेड नहीं होता। यहाँ पे दो लोग हैं, दो लोग, किसी को एक को बेचना है, एक को खरीदना है। अगर मैं आपको छोटी सी चीज़ बताऊं, आज की डेट में आईपीएल की जो कंपनीज है ना, जैसे सीएसके हुई, मुंबई इंडियंस हुई, केकेआर हुई, ये सब कंपनीज क्या है, ये सारे कंपनीज के आप शेयर्स खरीद सकते हो, सब एक कंपनी है। ये मत समझना कि ये देखो दे हैव अ क्रिकेट एंथुसियाज्म है, द फ्रेंचाइजी है, द ओनर्स है, क्यों करते हैं, ये एक ब्रांड है गाइस। आज आप सोचो, कोरोना होने के बावजूद उनने आईपीएल करवाया, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रेवेन्यू मॉडल था ना, कुछ ना कुछ तो खर्चे लग चुके थे ना, तो उसको तो कवर करना ही था। तो दैट इज द ओटीसी, उस विषय कभी हम आगे आएंगे। अब एक होता है बॉन्ड मार्केट। अब व्हाट इज अ बॉन्ड मार्केट गाइस? बॉन्ड मार्केट में बेसिकली हम है ना फिक्स्ड एसेट्स वगैरह डील करते हैं। जैसे अब आप लोग के दिमाग में आता है बॉन्ड मतलब आता है फिक्स सिक्योरिटीज। अभी इंडिया में क्या है, बॉन्ड मार्केट ज़्यादा प्रचलित नहीं, ठीक है। अब इंडिया में ज़्यादा प्रचलित नहीं। मैं आज की डेट की अगर बात करूँ, आज क्या डेट है, आज की डेट इज टुडे इज 19 मार्च। अभी कल ही 18 मार्च, ये मैं डेट इसलिए बोल रहा हूँ कोई एक महीने बाद वीडियो देखेगा बोले सर आज की डेट में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बोले सपोज 19 मार्च 2021 को आज की बात है, सपोज कल ही एक न्यूज़ आई थी 18 मार्च 2021 में कि यूएस ने अपने बॉन्ड मार्केट की यील्ड इंक्रीज कर दी। बॉन्ड मार्केट मतलब फिक्स डिपॉजिट, जैसे इंडिया में फिक्स डिपॉजिट होता है ना, तो वहाँ की फिक्स सिक्योरिटीज, ये जो हम डिबेंचर्स वगैरह देखते हैं ना, इंडिया में इतना बड़ा ट्रेड नहीं होता, बट यूएसए में इसका बहुत बड़ा मार्केट है। अब जैसे ये बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हुई ना, अब जैसे ये बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हुई, इंडिया का स्टॉक मार्केट हिल गया। इंडिया का स्टॉक मार्केट कल क्रैश हुआ, काफी ज्यादा करेक्शन है। ऑल्दो कोरोना भी एक फैक्टर था कल के गिरावट में, बट स्टिल 18 मार्च को गिरने का एक रीजन था यूएसए के बॉन्ड मार्केट यील्ड में इंक्रीज हुआ। हाँ, ये तो ताजुब हो गई बात। तो ये बहुत बड़ा मार्केट होता है गाइस। इसमें क्या होता है कि जैसे हम डिबेंचर्स वगैरह नहीं देखते, तो इस टाइप के सिक्योरिटीज ना डील करती। अब गाइस ये मनी मार्केट, ये 12th वालों को पता ही होगा, अगर कोई 12th वाला है तो सर मनी मार्केट मतलब वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो बेसिकली उस टाइम के लिए डील किए जाते हैं जहाँ पे हमारा टाइम जोन इज लेस देन 1 ईयर। इसमें बेसिकली 4-5 टाइम, अब कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, जो हर्षद मेहता स्कैम, मैं आपको थोड़ा रियल लाइफ से लिंक करने की कोशिश करूँगा। जो हर्षद मेहता स्कैम आया था ना, वो जो पैसा लगाते थे ना बैंक्स का, वो कैपिटल मार्केट में नहीं लगाते थे, मनी मार्केट में लगाते थे। हर्षद मेहता पहले बोलता था कि कैपिटल मार्केट है, बस उसको जाके आगे पता चला कि मनी मार्केट में तो और पैसा घूमता है। हम लोगों को गाइस यही फीलिंग है कि स्टॉक मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है, इंडिया का स्टॉक मार्केट। मैं बता दूं, इंडियन स्टॉक मार्केट की वर्ल्ड रैंकिंग कोई फर्स्ट सेकंड में नहीं आती, काफ़ी टॉप में है, बट काफ़ी नीचे आता है। बट ये जो मनी मार्केट होता है, बॉन्ड मार्केट होता है, ये सब बहुत बड़े बड़े मार्केट है गाइस। हमें हमारे कोर्स में क्या, हमारे इंडिया में इतनी प्रचलित नहीं है तो इसलिए डीलिंग नहीं होती, बट बहुत बड़े लेवल पे आप देखो मनी मार्केट में कितने हज़ारों करोड़,
उस टाइम पे 20,000 करोड़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मनी मार्केट में उसने कुछ ना कुछ लगाए थे। इतना बड़ा 20,000 था, 200 करोड़ था, जो भी था, बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स लगते गए उस टाइम पे। अब गाइस एक होता है डेरिवेटिव मार्केट। अब ये जो डेरिवेटिव मार्केट है ना, ये आप लोगों को भी समझ नहीं आएगा, जब कोर्स को हम आगे बढ़ेंगे तब समझ पाओगे। डेरिवेटिव मार्केट्स क्या होती है, जिसकी वैल्यू किसी और से डिराइव होती है। आपको पता हो तो जैसे कि ये जो बिटकॉइन मार्केट होता है, या जो कमोडिटी मार्केट होता है, या ये हमारा बैंक निफ्टी एक बेंचमार्क्स होते हैं, सब मार्केट्स में भी आप ट्रेड कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ डेरिवेटिव मार्केट। अब ये जो मार्केट है फॉरेक्स मार्केट, ये आप समझ पाओगे गाइस, होता है यू कैन इवन ट्रेड इन डॉलर्स। अब डॉलर्स की बाइंग सेलिंग कर सकते हो, यूरो की बाइंग सेलिंग कर सकते हो, कैनेडियन डॉलर्स की कर सकते हो, बाकी कुछ कुछ करेंसी में ट्रेडिंग अलाउड है। ये भी एक एसेट्स है गाइस। ये ऐसे बहुत सारे तरीके के मार्केट है गाइस। और इसके अलावा जो हमें आप सबकी क्यूरियोसिटी थी, सर आपने सारे मार्केट बता दी, सर आपने ओटीसी बता दिया, सर आपने डेरिवेटिव बता दिया, मनी बता दिया, बॉन्ड बता दिया, पर सर सबसे मेन जो मार्केट हमें जानना था, ये मार्केट तो सर ठीक है, अब इंडिया में से इतना प्रचलित है नहीं, ये सब इतना होता नहीं काम का, सर हम सीधा ये फॉरेक्स कर ले क्या, सब डेरिवेटिव्स करने लग जाए क्या, मनी मार्केट करे? अरे भैया रुको जरा, तो सर हमें पहले स्टॉक एक्सचेंज समझना है। सही, स्टॉक मार्केट क्या होता है गाइस? ये जो इंडिया में देखते हो ना, सुबह 9:15 से 3:30 तक जो लोग खरीदते हैं, भाई मेरे लिए 100 शेयर्स के खरीद लेना, 200 शेयर बेच देना, फिर 500 खरीद लेना, 1000 बेच देना, ये जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स होती है ना, ये शेयर्स होती है हमारी शेयर मार्केट में। अभी आप लोगों को मैं बता दूं, इंडिया में पहले चीज बताओ तो शेयर्स क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ी सी बस इन्फॉर्मेशन दे दूं। शेयर्स मतलब हर कंपनी का जो कैपिटल होता है, हमारी जो कंपनी का कैपिटल होता है, उसके जो छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं ना, ये छोटे छोटे टुकड़ों को हम बोलते हैं शेयर्स। इनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है। हमने पढ़ा ना, 2 तरह की कंपनी होती है सर, एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी। अब पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिनके शेयर्स मार्केट में इजीली बिके जाते हैं, इजीली खरीदे जाते हैं। तो गाइस ये कब शुरुआत हुई? दुनिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कब आया? इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत कब हुई? कौन सी कंपनी थी पहले ट्रेड करेगी? कुछ फैक्ट्स है, पहले हम इसको समझेंगे, फिर इसके बाद इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मैं कुछ बेसिक टर्म्स ऑफ फाइनेंस वर्ल्ड की। भैया फाइनेंस वर्ल्ड के कुछ ये बेसिक टर्म्स हैं। फिर उसके बाद एक और इसमें लास्ट जो हिस्सा है ना, 3 पार्ट है, बेसिकली स्टॉक मार्केट का पूरी हिस्ट्री, दूसरा सम बेसिक टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट, और जो थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है भैया। मैंने इसमें कुछ कंपनीज लेकर आया। ये वो कंपनीज है जो यहाँ सबको पता है सर, कुछ कंपनीज है, नाम अभी नहीं बताऊंगा, वीडियो तक एंड तक जुड़े रहेगा। सर अगर इस कंपनी के आईपीओ में मैंने पैसा लगाया होता, या इस कंपनी में ऐसा पैसा लगाया होता, आज मैं कितना पैसे वाला होता, क्यों ये कंपनी बढ़ी, क्या इतिहास था, क्या ग्रोथ था, ये सब समझेंगे। तो गाइस इंडिया का, वर्ल्ड का, ये मैं आपको बता रहा हूं, डू यू नो द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट में डालिएगा। फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड वाज द एम्स्टर्डम। अब ये एम्स्टर्डम हमारे दिमाग में आती है, दिमाग में आ जाता है भैया पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कैपिटल बोला जाता है भैया, लेकिन आप समझे ना, दुनिया का जो सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज आया था ना, वो था एम्स्टर्डम में। अब गाइस ये बना किसने था पता है? अगर आप शॉक हो जाओगे कि आप ये एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज कब आया। ये स्टैब्लिश हुआ था सन 1602, हम तो आज़ादी थे नहीं तब। बाय किससे? अब इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे गाइस, यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कौन, किसके द्वारा ये स्टैब्लिश हुआ, किसके द्वारा ये स्टैब्लिश हुआ? इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी आप सबको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी कौन है, उतने हिस्ट्री बढ़ चुकी है, जिसने 200 साल इंडिया पे राज किया। तो दिस वॉज द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अरे ये आजा भाई, पेन तो आजा। ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने किया था। अब गाइस ये 2000 में मर्ज हो गई थी, आजाद हो गया ब्रुसेल स्टॉक एक्सचेंज एंड द पेरिस स्टॉक एक्सचेंज, तो फॉर्म, उसके बाद ये बन गया था यूरोनेक्स्ट। पर आप सोचोगे नहीं। अब बताओ, एम्स्टर्डम पे पहला स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट हुआ था और उसको फॉर्म किया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अब मैं अजय पूछूं, इंडिया में अब दूसरे स्टॉक एक्सचेंज कब आया था पहले बता दो। उसके बाद इंग्लैंड में आया था, 1802 में, और न्यूयॉर्क में आया था 1817। ये 2 स्टॉक एक्सचेंज बने थे। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज तो आज भी बना होता है, फेमस स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। इन इंग्लैंड में 1802 में बना था। अब गाइस ये अब आपको समझना है। अब मैं आपसे एक लॉजिकली सवाल पूछता हूँ कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी ने एम्स्टर्डम में स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की, जहाँ पे शेयर्स खरीदे बेचे जाएंगे। तो आप ये समझ सकते हो, कि भाई कौन सी कंपनी होगी? एकदम लॉजिक की बात है, वही कंपनी होगी, यही कंपनी होगी ना डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। भाई हमें ही कंपनी को पैसा चाहिए, शेयर्स चाहिए। अब यार डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द फर्स्ट कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई।
अब ये जब कंपनी लिस्ट हुई तो आप सोचोगे सर इस कंपनी को पैसे की क्या जरूरत है, ठीक है, इस कंपनी को पैसे की क्या जरूरत पड़ी। अब इसकी पता है मैं आपको जरूरत बताता हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। ये क्या होता था गाइस, ये लोग क्या करते थे, इनकी शिप जाती थी, ये इंग्लैंड में थे उस टाइम, इनके दुनिया के बहुत सारे देशों में राज था, 1600 1700 तो भैया पूरे यूएस तक इनके बोलबाला था। तो ये लोग क्या करते थे गाइस, ये लोग की क्या शिप्स आती थी एक जगह से दूसरी जगह। अब शिप्स के अंदर, शिप्स को हम बोलते थे वॉयज। अभी जो जर्नी होती थी ना, ये जो जर्नी को वॉयज बोलते थे, जो जर्नी होती थी, जर्नी में पैसा लगता था, शिप पे पैसा लगता था, उनके जो शिपमैन्स होते थे, जो लोग लेके जाने वर्कर्स, उनको पैसा देते। तो ये जर्नी को है ना, जर्नी को फंड करने के लिए पैसा लगता था। तो अब ये पैसे रेस करने के लिए लोग ये ना जर्नी के शेयर्स इशू करते थे। अब जाहिर सी बात है, जो जर्नी इजी होती थी, ज़्यादा रिटर्न, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती थी, उसमें शेयर सस्ते में बिकते थे, और जो डिफिकल्ट होती थी वो रिस्की होती, तो भाई वहाँ पे रिटर्न एक्सपेक्ट ज़्यादा करेगा, भाई यहाँ पे शिप डूबने के चांसेस ज़्यादा, तो ठीक है मैं ये पैसा दूंगा पर इतना रिटर्न एक्सपेक्ट करूँगा। अगर तुझे इतने डॉलर्स चाहिए तो उसके बदले तुझे 30% देना पड़ेगा, रिस्क है भाई, तेरी शिप डूब सकती है, वहाँ से 10 में से 1 शिप ही आती है, तो रिस्क ज़्यादा है, तो मुझे रिटर्न ज़्यादा चाहिए। लाइफ में तभी शुरू हो गया था स्टॉक मार्केट में कि भैया जिधर तुम ज्यादा रिस्क लोगे ना उधर ज्यादा रिटर्न पाओगे, और जिधर तुम ज्यादा रिस्क नहीं लोगे उधर ज्यादा कम रिटर्न पाओगे। हायर रिस्क की जितना जर्नी रिस्की होगा उतना ज्यादा रिटर्न आने के चांसेस है, और जितना रिस्की नहीं होगा उतने कम रिटर्न आने के चांसेस है। तो ये था हमारी फर्स्ट कंपनी जिसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब गाइस ये थी हिस्ट्री, अब हिस्ट्री तो समझ आ गई। अब गाइस सबसे पहले व्हाट आर द बेसिक टर्मिनोलॉजी, अब कुछ समझते हैं कि भैया इंडिया की टर्मिनोलॉजी, व्हाट आर द बेसिक टर्मिनोलॉजी, और इसी में मैं बताऊंगा कि इंडिया का स्टॉक मार्केट कब बना था। तो सबसे पहला बना था, सबसे टर्मिनोलॉजी एक्सचेंज मतलब को हम सिंपल भाषा में लिख सकते हैं मार्केट। अब पता है कई लोग सोचते हैं कि सर ये दो मार्केट अलग अलग है सर, बीएससी एनएससी। कई सोचते हैं सर अगर मैंने बीएससी में शेयर खरीदा तो मुझे बीएससी में बेचना पड़ेगा। पहली बात ऐसे कतई नहीं, बीएससी और एनएससी एक मार्केट है, सिंपल भाषा में बोलना नहीं चाहिए, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है। देयर इज अ मंडी मतलब एक व्यापार करने की जगह जहां पे आप अपने शेयर्स बेच सकते हो। अगर आपके पास शेयर्स है ना जो दोनों एक्सचेंज में ट्रेड होते हो तो आप किधर भी बेचो, किसी ने नहीं रोका है। आपको शेयर्स बेचने हैं, आपको क्या करना है, आपको शेयर्स बेचने। तो एक वो जगह होती है जहां पे शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो बीएससी एक दो है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अब दो स्टॉक एक्सचेंज है। अब गाइस इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट इज, तो ये दो एक्सचेंज है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होती है। अब नेक्स्ट है ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, वो टोटल पैसा जो कंपनी मार्केट से रेस कर सकती है। अब मैं आपको थोड़ी सी चीज अगर ऑथोराइज्ड कैपिटल के बारे में बताऊं तो आप लोग ने ऑथोराइज्ड कैपिटल पढ़ा होगा कि भाई ऑथोराइज्ड कैपिटल के लिए सबसे पहले कंपनी को एक बनाना पड़ता है एमओए। एमओए का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो क्या बोलती है, तो उसमें क्लॉज होता है जिसका नाम होता है कैपिटल क्लॉज, जिसका क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज। वो ये बताती है, वो क्या बताती है कि भाई कंपनी को जो पैसा चाहिए, वो पैसे का यूटिलाइजेशन वो कहाँ करने वाली, कहाँ वो कंपनी के पैसे को यूटिलाइज करने वाली है, तो दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल क्लॉज। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहला होता है ऑथोराइज कैपिटल कि भैया कंपनी का कितनी अथॉरिटी है, कंपनी मार्केट से कितना पैसा रेस कर सकती है, दैट इज कॉल्ड एज ऑथोराइज कैपिटल। और अब उसमें से जो पैसा कंपनी को मिल चुका है, जो उसने मंगवा लिया, अब आप लोग ने 12th वालों ने पढ़ा होगा सर समथिंग कॉल्ड एज कॉल्ड अप, अनकॉल्ड अप, जो पैसा हम लोगों से मांगते भाई पैसा दे, पढ़ो ना, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पे 2, फिर फाइनल कॉल पे 2, तो 10 रुपये आता है, सब प्रीमियम के साथ आता था। तो ये जो पैसा हमने मंगवा लिया ना, तो दैट इज कॉल्ड पेड अप। अब मैं आपको सच्ची बताऊं, आज के ज़माने में पेड अप कैपिटल जैसी दुनिया में कुछ एग्जिस्ट नहीं करती। मैं लास्ट 6-8 महीने से कंपनी स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीद रहा हूँ, 6-8 महीने, सॉरी 6-8 साल से, 8 साल से ज़्यादा ही होगा। बट ये जब मैंने कंपनी खरीदा ना, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि भैया फॉर एग्जांपल शेयर 100 रुपये का तो अभी 50 रुपये दो, 50 बाद में। मार्केट में जितने का शेयर होगा ना, पूरा का पूरा पैसा अभी मांग लेता। और मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, आप एस्ट्रोनाइज हो जाओगे। आप लोग ने जो भी एग्जाम में अभी 12th में सम्स किया होगा ना, तो आपने किया होगा 10+2, 10+5, ज़्यादा से ज़्यादा 10+10 देख लो होगा भाई, 10 सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब रियल लाइफ में क्या होता है पता है, रियल लाइफ में क्या होता है, फेस वैल्यू होती है 1 रुपये या तो 10 रुपये, और प्रीमियम होता है 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये, इतना भारी भारी। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं तो इतनी भारी प्रीमियम पे लिस्ट होती है कंपनीज, और आज के डेट में आपको पूरा पैसा एक साथ ही देना पड़ता है। ये एप्लीकेशन मनी, फर्स्ट कॉल, ये सब नहीं होता बेटा, ये तो पुराने ज़माने पे होता था।
जब ये सब मैनुअली लोग है ना, अपने पापा लोग फॉर्म भर के कंपनी में अप्लाई करते थे, फिर वो शेयर अलॉट होता था, फिर पैसे दिए जाते थे, तो तब होता था। अब ये सब नहीं होता, अब पूरा पैसा एक साथ ही लगता है। दैट इज कॉल्ड एज ऑथराइज्ड। अब ऑथराइज के बाद ये तो चीज़ समझ आई गाइस, चीज़ें हैं समझ आती जाए तो बताते जाएगा। नेक्स्ट है बिड और स्प्रेड। ये पता है स्टॉक मार्केट में जो भी शेयर्स की खरीदी बेची होती है ना, तो दो प्राइस होते हैं, एक होता है बिड और एक होता है आस्क। बिड मतलब बोली, भाई मैं बोली लगा रहा हूं, सपोज एक शेयर है, उसकी प्राइस जो भी चल रही है, मैं उसको इतने में खरीदने को तैयार हूं। आस्क भाई मैं इतने, आस्क मतलब मेरे को इतना चाहिए, ये मेरा शेयर है, मैं इतने में खरीद रहा हूं। अब मार्केट में बताए प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, जब बिड और आस्क मिल जाते हैं। अभी क्या होता है गाइस, क्या होता है, अभी किसी स्टॉक की, फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टॉक दिमाग में आ रहे हैं, पर लेट्स टेक द बेसिक स्टॉक जो आप सबके दिमाग में हमेशा आता है, जैसे रिलायंस। रिलायंस की कीमत आज की डेट में क्या है, ऑन द डेट ऑफ 19 मार्च मैं देखना चाहूँगा, फिर ही मैं आपको करवाऊँगा वो चीज़, क्योंकि हमें क्या है, फैक्चुअल बातें करनी है यहाँ पे, अनफैक्चुअल बातें नहीं करेंगे। रिलायंस शेयर प्राइस, अरे आजा भाई। ओ, रिलायंस की अभी प्राइस है 2014, इसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, कि भाई अगर मार्केट के हिसाब से खरीदना है तो 2014 में मिल जाएगा। बट किसी को लगता है कि भाई रिलायंस का प्राइस नीचे गिर सकता है, तो बिड लगा देगा कि भाई मेरे को 2010 का एक ऑर्डर लगा दे, 2010 रुपए शेयर प्राइस आएगा तो ही मैं खरीदेगा, तो दैट इज। और कोई सपोज बायर सेलर बोलता है कि नहीं मेरे को 2014 नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है 2018 में बिकेगा, तो यार अब गाइस मार्केट किस तरफ जाएगा, जब कोई एक हटेगा, या तो ये बोल दे भाई मैं तो 14 में खरीदने को तैयार हूँ, या 18 में खरीदने को तैयार हूँ, या 18 बोल दे मैं 10 में बेचने को तैयार हूँ, मुझे बस बेचना है। एक गैप जितना ज्यादा होता है ना, उतना ही मार्केट के लिए दिक्कत में होता है, क्योंकि ट्रेडिंग नहीं होगी। मैं बोल रहा हूँ 100 में खरीदूंगा, मैं बोल रहा हूँ एक दूसरा बोल रहा है 120 में बेचूंगा, क्या बाइंग सेलिंग हो पाएगी? नहीं। बाइंग सेलिंग होने के लिए ये बायर और सेलर की प्राइस तो मिलना जरूरी है ना, एक ऐसी प्राइस पे तो दोनों आ जाना चाहिए कि भाई बायर बोलता है ठीक है ये प्राइस पे मैं खरीदने को तैयार हूं, और सेलर बोलता है प्राइस पे मैं बेचने को तैयार हूं। नेक्स्ट, अब ये तो आप सबको पता है, बुल, बिग बुल, हमारे बिग बुल हर्षद मेहता से अप्लाई होगा। बुल मार्केट मतलब वैसा मार्केट होता है जब हर कोई इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट में तेजी आने वाली है भैया, मार्केट बढ़वानो चाहिए। बुल मार्केट में खूब तेजी है, तेजी 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 वाले मार्केट को बोला जाता है बुल, और कहीं ना कहीं उसका दूसरा सिनोनिम वही बोला जाता है बुलिश, कि मैं मार्केट को लेके काफी बुलिश हूं कि भाई मार्केट काफी आगे तेजी से बढ़ेगा। और इसी का एक उल्टा होता है, भाई बढ़ती नाम जिंदगी तो गिरती का नाम बियरिश। जितना मार्केट बढ़ेगा, मार्केट बढ़ता जाएगा तो ये बुलिश होगा, और मार्केट जब गिरता जाएगा तो उसको बोलेंगे बियरिश। ये तो सबको आता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब यार ये सबसे गजब का सबसे गजब सी चीज़ है, इसमें तो पता नहीं क्या क्या बोलूँ मैं। एक होता है आईपीओ का एक छोटा भाई भी होता है एफपीओ, वो कभी और बताऊंगा, बट आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब होता है जब कोई नई कंपनी मार्केट में आके अपना शेयर्स लोगों को लिस्ट करवाती है, लोगों को बोलती है भाई लोग आओ और मेरे कंपनी के शेयर्स खरीदो। अब ये जो आईपीओ होता है ना, आज की डेट में आईपीओ इज कंसिडर्ड वन ऑफ द प्राइमरी मार्केट। अब ये जो इनिशियल पब्लिक ऑफर है ना, ये मार्च 2021 में बहुत आए। मैं आपको बताऊं तो मैंने भी बहुत सारे कंपनी में आईपीओ लगाया, मुझे भी लगाना है। जैसे एक नज़ाकत या नज़ारा करके एक नया आईपीओ आया है अभी। अब वो आईपीओ का कंपनीज का काम क्या होता है गाइस, जैसे मैं आपको बताऊं, ये आईपीओ का काम क्या, जैसे कंपनी दिमाग में आई, उसमें हमारे राकेश झुनझुनवाला का भी, सर जी का भी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, भाई बहुत बड़े आदमी हैं, इनके तो मतलब कभी मिलने का अवसर मिल जाए तो ही बहुत है। एक नज़ारा टेक्नोलॉजी करके एक आईपीओ आया, आई गेस आज लास्ट दिन है इस आईपीओ का अप्लाई करने का। मैं फिर बता देता हूँ, डेट है 19 मार्च। तो इस आईपीओ का क्यों इतना क्रेज है मैं आपको बताता हूँ, 2-3 चीज़ें। ये कंपनी का काम क्या पता है, ये कंपनी प्रोवाइड करती है गेमिंग सॉफ्टवेयर आते हैं ना, आपको EA स्पोर्ट्स या पबजी वाले हो तो तुम लोग को पता है, जो पबजी के गेमिंग में जो बैक हैंड सपोर्ट लगता है ना, थोड़ा कुछ बैक हैंड सपोर्ट का काम है। एक भाई ये तो गेमिंग, और हमें पता ही है आगे जाके अभी लोग इतने एडिक्टेड है, तो 10 साल बाद तो पता नहीं लोग खाना खाए या ना खाए, पबजी तो ज़रूर खेलते हैं आज इस लेवल पे, 10 साल बाद तो पता नहीं किस लेवल का एडिक्शन आ जाएगा। तो ये आईपीओ गेमिंग रिलेटेड है। और दूसरा अच्छी बात क्या है, इस कंपनी में लगभग 10 से 12% स्टेक इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर का जो है राकेश झुनझुनवाला। अब गाइस जब ऐसी कोई न्यूज़ आती है ना कंपनी को लेके, भाई ऐसी कंपनी इसका आईपीओ लगाओ, धपा धप लोग खरीदना शुरू कर।
10x 20x, वो 1 करोड़ मांग रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 10 करोड़ मिल जाएंगे, 20 करोड़ मिल जाएंगे, 50 करोड़। यार मेरे को अभी कुछ ही दिन पहले एक IPO था जिसका नाम था एमटर, वो कुछ लगभग 90% पे लिस्ट हुआ। तो उसका रीज़न क्या था भाई, वो एक टेक्नोलॉजी कंपनी थी और साथ साथ में वो उसके क्लाइंट कौन है, इसरो। और भाई जो इसरो को सर्विस देता है वो क्या लेवल की कंपनी होगी, तो उस लेवल का काम। तो गाइस इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब वो होती है जब कंपनी लोगों को, एक प्राइवेट कंपनी चाहती है कि भाई अब मैं पब्लिक बनना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे शेयर्स हर कोई खरीद सके। और गाइस प्राइवेट कंपनी से आप जब पब्लिक बनोगे ना, तभी आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि मार्केट ही बताएगा कि आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। अगर मार्केट में एक चीज़ सी बात है, कोई शेयर बढ़ रहा है मतलब आपकी कीमत बढ़ रही है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। आपको क्या लग रहा है, टेस्ला अभी बेस्ट एग्जांपल है, टेस्ला इज परफॉर्मिंग गुड, राइट? इज इट द बैलेंस शीट विच इज परफॉर्मिंग गुड? नो। मार्केट क्या, एलन मस्क ने कुछ बड़े बड़े फैसले कर दिए, इट्स ऑल अबाउट द मार्केट को बहुत एक्सपेक्टेशन में, ये कंपनी का है कुछ, ये आदमी में कुछ है, कंपनी में कुछ है, भैया इसके तो शेयर्स खरीदो। मार्केट क्या है, मार्केट डिस्काउंट्स दी फ्यूचर गाइस। ऐसा मैंने कि सुना है कि मार्केट डिस्काउंट पे, आपको लग रहा है ना ये चीज आगे जाके बढ़ेगी, आज ही कीमत बढ़ जाएगी। लग रहा है आगे जाके, जैसे आप लोग को लगता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जमाना ना लगा, कई लोग बोलते हैं सर ईवी कंपनीज के नाम बताओ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जमाना है, तो है आगे जाके सबको पता है कि भाई पेट्रोल कार नहीं बिकने वाली। आज से 10 साल बाद सबको पता है कि अगर अब 10 साल बाद अगर किसी को गाड़ी लेनी है तो इट हैज टू बी इलेक्ट्रिक व्हीकल, तभी सरकार मदद करेगी, तभी सरकार आपको जीने देगी, नई गाड़ी लेने नहीं देगी। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल ही लेनी है तो आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल के शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं, टाटा मोटर्स बढ़ रहा है, क्योंकि वो भैया उसी सेगमेंट में आगे बढ़ती जा रही है। जो आदमी जो कंपनी उस सेगमेंट में काम करेगी बढ़ रही है, जो उसकी बैटरीज बना रही बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को लग रहा है भैया आगे जाके इनका चलेगा, अभी तो ना चल रहा, आगे जाके चलेगा, इसलिए बढ़ता है प्राइस। नेक्स्ट होता है भाई ब्रोकर, ये हर्षद मेहता भाई, हर्षद भाई आप सबको पता ही है, कुछ चीज़ तो हर्षद मेहता ने सिखाती है। ब्रोकर मतलब वो लोग होते हैं गाइस, ब्रोकर का मतलब होता है वो लोग जो शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, दे आर द पर्सन हु डील इन द बाइंग एंड सेलिंग, बेसिकली शेयर्स खरीदते हैं और शेयर्स बेचते हैं। अब गाइस सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं इसमें एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल रिसेंटली लेना चाहूँगा। 6-8 महीने पहले एक कंपनी है जो इस पर अभी बहुत सारी चर्चा भी है, जिसका नाम है ITC। थोड़ा ट्रैक कर रहा था इन दिनों में तो उसका डेटा निकाल रहा था। 6 महीने पहले मैं आपको रिटर्न निकालना सिखाता हूँ। ITC का शेयर प्राइस था 140 रुपये, ये 6-8 महीने पहले की बात है, 140 से 150 रुपये। वो शेयर अभी आज की डेट में देखा जाए तो 220 जैसा हो गया। तो अगर 8 महीने का हम इसका रिटर्न गिने ना, 6 महीने का रिटर्न गिने, तो पहले देखते हैं कि भाई शेयर प्राइस कितनी बढ़ गई। तो 140 से 220 मतलब 70, मतलब 50% रिटर्न। तो ये होता है इसका कैपिटल रिटर्न। कैपिटल रिटर्न का मतलब होता है जो चीजें शेयर प्राइस पे इंक्रीज होती है। अब ITC ने पर शेयर लोगों को 5 रुपए का डिविडेंड भी दिया, ठीक है, 5 रुपए का डिविडेंड भी दिया। अब मतलब यार 140 पे अगर मुझे 5 रुपए जैसा डिविडेंड मिल रहा है तो लगभग 3-4% तो डिविडेंड भी मिल गया। तो मतलब लगभग ITC जैसी कंपनी में 55 जैसा रिटर्न। अब यार मैं एक बात सोच रहा था, मैं क्यों ऐसा सोच रहा था, क्यों ITC ली यार? ITC का सिर्फ अगर डिविडेंड रिटर्न की बात करें ना, अगर डिविडेंड इतना मिलता है 200 रुपए का भी, चलो आज की डेट में पकड़ते 200 रुपए का शेयर हम लोग खरीदते 200 रुपए का शेयर। अगर 200 रुपए के शेयर पे मुझे अगर 5 रुपए डिविडेंड में हर साल मिलता है तो लगभग कहीं ना कहीं 2.5 से 3% रिटर्न तो मिल रहा है। आज की डेट में इंडियन इकोनॉमी की मैं बात करूँ तो 2.5 से 3% रिटर्न आपको मिलता है सेविंग्स अकाउंट में। 2.5 से 3% रिटर्न है। मेरे को HDFC बैंक का पता है, बाकी में 0.5% ऊपर नीचे, ज़्यादा से 3.5। यार अगर घर बैठे बैठे उतना डिविडेंड तो आ ही जाएगा, और साथ में अगर गलती से स्टॉक प्राइस यहाँ से डबल हो गया तो अलग चांदी, 2% और बढ़ गया तो अलग चांदी। इससे अच्छा सेविंग्स अकाउंट में रखने से अच्छा तो ITC का शेयर खरीद लो। कई लोग ऐसे सोचते हैं, बट प्रोज एंड कॉन्स भी है भाई। 200 का शेयर 100 हो गया तो 200 का शेयर 150 हो गया तो कुछ भी हो सकता है, बट देयर इज अ बेटर चांस। अगर आप एक्सपेक्ट करो मार्केट बढ़ेगा तो ITC खरीदना बहुत सही रहता है मेरे हिसाब से। दैट इज कैपिटल रिटर्न एंड डिविडेंड रिटर्न। हाँ बाय द वे गाइस, यहाँ पे मैं जो भी स्टॉक्स की बात करूँगा, जो भी चीज़ों की बात करूँगा, दैट स्टॉक्स इस नज़र की मेरे पोर्टफोलियो में है या नहीं है, मैं उन चीज़ के बारे में नहीं बताऊँगा। और दूसरी बात, यहाँ पे मैं आपको कोई एडवाइजरी ऑप्शन नहीं दे रहा, मैं आपको कोई सजेशंस नहीं दे रहा, मैं आपको नहीं बोल रहा बिल्कुल खरीदो। ये वीडियोस का मकसद एक ही है, जस्ट टू प्रोवाइड द नॉलेज जो मेरे पास है। एंड गाइस देखो, स्टॉक मार्केट का एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कुछ लोग अगर सही बोलेंगे मुझे तो कुछ लोग गलत भी बोलेंगे। कुछ गलत लगे तो ज़रूर बताइएगा, ये मेरा रिसर्च है, मेरा एनालिसिस है, जितना हो सके उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। अब नेक्स्ट होता है गाइस इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? इंडेक्स का मतलब होता है एक बेंचमार्क। या देखो लाइफ में आप लोग का एक बेंचमार्क हो कि अपन को 12th में 96 लाना है, अपने को इसमें तो बेंचमार्क होता है। अब गाइस सिंपल सी बात है, आपने कुछ कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट किए थे,
सपोज आपने एक कंपनी एक्स में इन्वेस्ट किया जिसमें आपको रिटर्न मिला 10%, पर हमारे दो बेंचमार्क है, एक है हमारा दो एक्सचेंज, एक है बीएससी, एक है हमारा एनएससी। हमारा बीएससी का बेंचमार्क है गाइस सेंसेक्स, और एनएससी का बेंचमार्क है हमारा निफ्टी 50, जिसको निफ्टी 50 भी बोलते हैं। इसमें 50 कंपनीज का बेंचमार्क है 30। अब यार, अब ये क्या कहता है कि अगर सपोज इनकी कुछ एक प्रपोर्शंस होती है, उस बेसिस पे ने वेटेज लेके लिया हुआ, आप चाहो तो इनके बहुत सारे एसआईपीज होती है, एटीएफ होती है, उस सब में पैसा लगा सकते हो, डायरेक्टली सेंसेक्स में पैसा नहीं लगा सकते। कई लोग पूछते हैं सेंसेक्स खरीद लूँ क्या? नहीं खरीद सकते बेटा, थोड़ा सिर्फ वैसा खरीदना पड़ता है, ये डेरिवेटिव्स में कर सकता है बैठ के। तो अब इस जैसे निफ्टी 50 का डेरिवेटिव होता है, सेंसेक्स का कोई डेरिवेटिव नहीं है, निफ्टी 50 का डेरिवेटिव होता है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी में आइडियली निफ्टी 50 एंड बैंक 50। तो अब ये जो चीज़ें होती है ये एक बेंचमार्क है। अब यार सपोज मार्केट के स्टॉक्स ने 10% का रिटर्न दे दिया, 12%, 10% का रिटर्न दे दिया, और आपने शेयर पढ़ा, रिसर्च किया, ये किया, वो किया, और एक साल में आपको 12% का रिटर्न मिला। क्या आपकी एनालिसिस अच्छी थी? मैं तो बोलूँ कतई अच्छी नहीं थी। बोले यार कुछ नहीं करते, एनएससी ने जो ग्रुप बना के रखा उसके हिसाब से शेयर खरीद के रख देता, चुपचाप 10% रिटर्न तो कमा लेता। इतनी मेहनत की, रिसर्च की, ये कंपनी पे पढ़ा, ये क्या 12%, 2% कमाने के लिए इतना नहीं। एक चीज़ समझ लेना गाइस, अगर आप एक पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो, शेयर्स खरीद रहे हो ना, हमेशा मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि कम से कम 18 टू या 15 टू 20% के बीच में आपका रिटर्न तो आना चाहिए, नहीं तो आप पोर्टफोलियो मैनेज नहीं कर रहे। 15 से 20% जितना तो एनुअलाइज रिटर्न आना चाहिए कि भाई आपका पैसा कहीं ना कहीं 4 से 5 साल में डबल होना चाहिए स्टॉक मार्केट। अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो गड़बड़ है कहीं। ये एक मैं मानता हूँ कि इक्विटी मार्केट में 15 से 20%, क्योंकि यार आज के डेट में म्यूचुअल फंड दे देती है 12 से 13% रिटर्न, तो या तो हम खुद से दम पे मेहनत करें तो इतना रिटर्न तो एक्सपेक्ट करते हैं, कई लोग तो इससे ज़्यादा ही करते हैं। अब व्हाट इज इंडेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हाउ बीएससी बना था, थोड़ी बहुत टर्म्स करते हैं। तो गाइस अब ये चीज़ हो गई। अब सबसे पहले ब्लू चिप्स कंपनी, अब इंडिया में क्या है, बहुत सारी ब्लू चिप्स कंपनी। अब ब्लू चिप्स कंपनी रिलायंस हो गई, आईटीसी हो गई, जो जैसे जो बेंचमार्क की कंपनीज होती हैं ब्लू चिप, बहुत स्टेबल कंपनी बॉस, इसमें पैसा लगाओगे तो कंपनी डूबने वाली है। अब रिलायंस कभी बंद होगी, मुझे पता है आज से 100 साल तक रिलायंस, तो मतलब 100 तो ज़्यादा बोल गया, पर 40-50 साल तक रिलायंस इंडस्ट्रीज को कुछ नहीं होने वाला। वह स्टेबल कंपनी, सब ब्लू चिप। यहाँ ब्लू चिप कंपनी को सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, बट भाई अगर देखा जाए तो कई लोग बोलते हैं कि सर ब्लू चिप कंपनीज में इतना रिटर्न नहीं आता। तो मैं इस पर भी सोचा यार अगर लॉकडाउन पे मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा होता, वो शेयर कुछ 900 रुपये पे था, अभी देख रहा हूँ 2100 रुपये, कहाँ का रिटर्न नहीं आता। मैंने टाटा मोटर्स खरीदा था, कहाँ का रिटर्न नहीं आता। मैंने वो आईटीसी वाला बताया, कहाँ रिटर्न नहीं आता। क्या रिटर्न तो इनमें भी आता है, बट हमारे क्या दिमाग में बैठा हुआ है ये एक डेफिनेशन से ब्लू चिप मतलब स्टेडी ग्रोथ, जो ज़्यादा डिविडेंड देती है वो है। बट भैया ब्लू चिप्स में भी रिटर्न बनता है। आज की डेट में भी रिलायंस तो लोग बोल रहे 2000 की नहीं 5000 का स्टॉक प्राइस है। अब 2000 का शेयर अगर 5000 होने वाला है तो कहाँ भाई इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कहाँ स्टेडी ग्रोथ हुआ, तो बहुत हाई ग्रोथ हो गया। 4 साल में भी अगर 2000 का 5000 हो जाएगा तो कहाँ स्टेडी ग्रोथ नहीं होगा। तो दैट्स अ वेरी गुड ब्लू चिप्स कंपनी। अब गाइस ये तो मैंने आपको बताया था, इंडेक्स का मतलब होता है बेंचमार्क। जैसे हमारे इंडिया में 2 बेंचमार्क हैं, एक है हमारा निफ्टी और एक है हमारा सेंसेक्स। अब यूएसए मार्केट वगैरह की बात करें तो हम थोड़ा इन सब पे बाद में जाएंगे, पर ये 2 चीज़ तो आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा मैं 2 बेंचमार्क की जो बात कर रहा हूँ। एक है हमारा निफ्टी, हमें यार ज़िंदगी में कुछ भी कर रहा हूँ ना, जैसे डॉन जोन्स है यूएसए का, एसएनपी भी यूएसए का है, ये इसके बेंचमार्क्स है, नेस्डैक, ये सब उधर के बेंचमार्क्स हैं। अब कहीं ना कहीं आप देखोगे तो बेंचमार्क का परफॉर्मेंस दिया हुआ है 2019 से लेके आज तक का, कि भाई देखो टून 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 टून। अब ये चीज़ देखो, ये था इस साल का सबसे रिसेशन पीरियड, मार्केट क्रैश, और मैं बताऊं यही था इस साल का गोल्डन पीरियड टू इन्वेस्ट। मैं गाइस कहीं भी बात कहीं भी लिंक कर दूंगा, एक थोड़ा वो तो मेरी प्रॉब्लम रह गया, गोल्डन पीरियड टू इन्वेस्ट। पता क्यों? यहाँ पैसा लगाया होता और यहाँ आज रिटर्न है, देख लो कहाँ से कहाँ पहुँच गए आप। ये सिर्फ 2 महीने का है, ये गाइस सिर्फ मई 2 तक का है, इसके आगे का डेटा आप देखोगे ना तो रिटर्न तो और आगे जा चुका है। सोचो ऑलमोस्ट आपका पैसा कहीं ना कहीं डबल से ट्रिपल होता था, और ये फैक्ट है गाइस। इंडियन स्टॉक मार्केट में आपने थोड़ी सी भी ढंग की कंपनी में अगर मार्च के एंडिंग में या अप्रैल फर्स्ट वीक में पैसा लगाया होता ना, आज आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल हो जाता है। इस चीज़ पे पता नहीं, एक वॉरेन बफेट जी की बहुत अच्छी सी स्टेटमेंट बार बार मन करता है सुनूं मैं, बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी। वो पता नहीं उनकी ये सोच है क्या है पता नहीं, कि यार आपको लग रहा है अब ये पोटेंशियल स्टॉक है, अब स्टॉक मार्केट क्यों गिरा, क्या कंपनीज खराब परफॉर्म करनी, तो माहौल ऐसा था
बिहेवियर ऐसा था कि भाई स्टॉक मार्केट गिर गया, क्या करें। जब स्टॉक मार्केट गिर गया ना, तो दैट वाज द गोल्डन चांस। वो एक गोल्डन समय था स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का, क्योंकि सब डरे हुए हैं, सब बेच रहे हैं भाई, सबको लग रहा है मार्केट और गिरेगा, कोरोना के केस डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, तो उस पर खरीदो। अगर आप नोट करो तो लास्ट 5 दिन से इंडियन स्टॉक मार्केट भी गिर रहा है। मैं फिर से डेट की बात कर देता हूँ, 15 मार्च से 19 मार्च तक इस पूरे हफ्ते स्टॉक मार्केट गिरा है। क्यों? लोगों को डर बैठ गया, कोरोना आ रहा है भाई, कोरोना फिर से बढ़ गया तो भाई ये मौका रहेगा। मैं मौका समझता हूँ, क्योंकि ये कोई कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, माहौल है। एक बार गिरेगा फिर कोरोना, वैक्सीनेट तो होंगे, कभी तो कोरोना जाएगी। जब 1930 की महामारी नहीं टिकी तो ये भी शायद तक नहीं टिके, तब तो होगा ना, तब तो मार्केट रिकवर करेगा। आप तो या तो ये सोच के बैठ जाओ कि कोरोना से कोई हम लोग रहेंगे ना रहे, या दूसरा अगर रह गए तो ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फिर से नहीं आएगी। यही एक मौका था 2020 में, और शायद तक ऐसा एक और मौका आ सकता है 2021 में, अगर मार्केट क्रैश होता है। ठीक है, क्रैश होने का मतलब होता है कम से कम 30 से 40% टूटना। एक चीज समझ रहा, मार्केट 30 से 40% टूटे ना, उससे पहले क्रैश। 10-15% इज नॉट क्रैश, इट्स जस्ट कॉल्ड एज करेक्शन। अगर हफ्ते भर में मार्केट 10% टूट रहा है ना, तो उसको क्रैश नहीं बोलते, उसको करेक्शन बोलते हैं सर, 5-10%। चलो, तो बेंचमार्क समझ आया। अब गाइस इंडिया में 2 बेंचमार्क। अब यार बीएससी की बहुत अच्छी कहानी थी, तो मैं सोचा आपको बताऊं। ये क्या होता था, इंडियंस है ना, बनियान ट्री जो है ना, बरगद का पेड़ के नीचे पहले सबसे पहले करते थे, गुज्जूस ही थे। ये गुज्जूस के स्टॉक मार्केट में बल बोला, हर्षद मेहता भाई भी देख लो। 4 गुजराती पीपल स्टॉक एक्सचेंज में बैठे, फिर धीरे धीरे 25 किए, फिर इन लोग ने थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट किया। जस्ट थिंक 80-75 में कितना पैसा कंट्रीब्यूट, 1 रुपया। शुरू करो। एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज वॉज एस्टैब्लिश्ड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1875। रिकॉग्निशन कब मिला? जब हमारा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना, भाई इनको ट्रेडिंग करने के लिए कैसे करेंगे, क्या रूल्स होंगे, 1956। ये 9, बट अब इसमें बताए कुछ लिमिटेशंस थी। बीएससी में क्या, पहले शेयर आवश्यक में तो भाई ये शेयर खरीद ले, बेच ले, सब पेपर में होता था। अब पेपर में होने का क्या है, इंडियंस पता है भरोसा कई बार तोड़ देते हैं। आए नहीं, शेयर खरीदा दिया, बिक दिया, मैंने तो बेच दिया था, बस मैं तो खरीदा ही नहीं, ये तो गिर गया, मैं क्यों लूँ, ये वो बहुत सारा होता था। अब ये सिस्टम को बंद करने के लिए आज के दिन में फिर एनएससी ने किया था, पर आज के दिन में देखो मार्केट कैप क्या है, $1 ट्रिलियन। हम गिन भी नहीं सकते, इतने हाई लेवल पे मार्केट कैप होता है। अब गाइस इसके बाद फिर एक एनएससी आया था, एक एनएससी का भी आया था, मैं आपको एनएससी का बता दूं। फिर एनएससी आया था 1990s में, जिसका कहीं ना कहीं उन्होंने डिजिटलाइज किया कि भाई ऑनलाइन करो, थोड़ा बाइंग सेलिंग के टर्मिनल्स खड़ा करो, ये शेयर सर्टिफिकेट हटाओ, फिजिकल करो, डीमैट फॉर्म आने लगे। क्योंकि गाइस अब क्या है, एक बीच में आदमी चीज़ तो स्थिर हो, जो बीएससी भी था, बट एनएससी के आने की वजह से क्या हो गया कि भाई थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, बायर और सेलर को सेलिंग वॉल्यूम बढ़ गया। गाइस आज मैं आपको बताऊं तो एक फैक्ट है, हर कोई इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाता। लोगों को आज भी पता नहीं, इंडिया में एक मेंटालिटी है कि भाई हमें अगर पैसा लगाना है ना तो हम गोल्ड लगाएंगे। मैं कल ही किसी से बात कर रहा था, तो ये बोला, मेरी वाइफ भी बोलती है कि पैसा है, मैं कहाँ लगाऊँ, बोला तो खरीद लो, शेयर्स खरीद लो इन कंपनी से। बोले नहीं, मेरी आप एफडी करा दीजिए। अब मैं उसको कल ही समझा रहा था कि यार एफडी करा रहे हो आप, करवाओ, कोई दिक्कत नहीं, 5% रिटर्न मिलेगा। इससे अच्छा अगर आपको 5% रिटर्न, 4 या 5% रिटर्न चाहिए तो आईटीसी कहाँ बुरा है। अब आपके सामने आईटीसी का मैंने एग्जांपल बताया, 2.5-3% तो डिविडेंड दे देगा, और गलती से बढ़ गया 20% भी बढ़ गया तो और चांद थी। अच्छा लाख रुपए की एफडी का, अब लोग बोलते सर श्योर है कि सर 5% तो मिलेगा ही। भाई अगर 5% की श्योरिटी पे हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5% तो सोचना कि हर साल महंगाई देश में 7 से 8% बढ़ती है, तो 5% रिटर्न भी कमा रहे तो हम जी नहीं रहे, हम पैसा तो तोड़ ही रहे हैं। जो आज 1 लाख रुपए वो आगे जाके 1,05,000 भी कर रहे हैं ना, तो गलत है। हमें कहीं ना कहीं इतना तो सोचना है कि हम जहाँ भी पैसा लगाए ना गाइस, कि हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। तो वाई शुड वी इन्वेस्ट, तो यही हमारा मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो गाइस। कितने मिनट का हो गया, एक पता नहीं चलता है वीडियो शूट करते हुए। हाँ चलो गाइस, एक छोटा सा इसमें मैं कर देता हूँ, वाई शुड वी इन्वेस्ट। फिर एक काम करते हैं, ये वाई शुड इन्वेस्ट हम पार्ट 2 में लेंगे। ये आज हमारा बेसिक टर्म्स था, और वाई शुड इन्वेस्ट और क्या था लॉजिक, वो मैं आपको पार्ट 2 में। आई होप अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, फॉलो दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। और जो चीज़ अगर आपको कोई और टर्म समझना हो तो प्लीज़ मैसेज पे, कमेंट पे मैसेज कर दीजिएगा और हम आगे पढ़ेंगे। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, मैं आपको फिर मिलता हूँ। गिरीश अग्रवाल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे सेशन। बाय बाय गाइस।